नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर। इस वक्त मैं हूं लालचंद्र सिंह। तो इस वक्त में हम अगले 1 घंटे में तमाम मुद्दों पर करेंगे बात और करेंगे चर्चा अपने संवाददाताओं और ख़ास मेहमानों के साथ। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्त्री शक्ति रैली में केरल के त्रिशूर में हिस्सा लिया था, तो क्या कुछ खास बातें कही हैं, और दक्षिण भारत का जो उनका दौरा इस बार का रहा साल की शुरुआत में ही, वो कितना खास रहा। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि आखिर अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन लगातार बार बार ईडी के संबंध को क्यों कर रहे हैं नजरअंदाज, और जांच में सहयोग करने के बजाय राजनीतिक बदले का आरोप लगा रहे हैं। जबकि बड़े बड़े नेता, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यूपीए सरकार के दौरान जांच में पूरा सहयोग किया था। तो इस पर करेंगे आज की खास चर्चा। और इसके बाद बात होगी कि बिहार में नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, और इंडी गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है, क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर एक बार फिर से सहमति नहीं बन पाई, और क्या ममता बनर्जी ने पेंच चढ़ा दिया। इस पर करेंगे बात। और बात इस पर भी होगी कि कर्नाटक में एक राम भक्त पर पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तारी की खबर आ रही है। यही समय क्यों चुना जब पूरे देश में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्साह है, इसी समय 31 साल पुराने मामले में कार्रवाई क्यों। करेंगे इन सब मुद्दों पर बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली के केजरीवाल सरकार की एक और मुश्किलें बढ़ी। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट मामले की होगी अब सीबीआई जांच। उपराज्यपाल ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के छापे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र पवार और पूर्व आईएनएलडी विधायक दिलबाग सिंह के ठिकानों पर मारे छापे। नीतीश की इंडी गठबंधन से नाराजगी के बीच जेडीयू ने अरुणाचल प्रदेश की 1 लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की। 3 जनवरी को होने वाली बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा तो थी, लेकिन इस बैठक के टलने पर कई अटकलें तेज। कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार द्वारा एक राम भक्त की गिरफ्तारी के बाद राज्य में गरमाई राजनीति। हुबली जिले में पुलिस ने श्रीकांत पुजारी नामक एक व्यक्ति को किया है गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन को लगातार कर रहे हैं नजरअंदाज। तो सवाल यह है कि विपक्ष के कुछ नेता क्यों नहीं कर रहे हैं कानूनी प्रक्रिया का पालन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जम्मू कश्मीर के कठुआ में मेगा स्टार्टअप एक्सपो का कर रहे हैं उद्घाटन। उत्तर भारत में उभरती स्टार्टअप संभावनाओं पर आधारित है प्रदर्शनी। 25 स्टार्टअप ले रहे हैं हिस्सा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दलहन में आत्मनिर्भरता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को किया संबोधित। 2027 तक दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कही बात। नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा विकसित पोर्टल का किया लोकार्पण। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने काठमांडू में नेपाल के राष्ट्रपति से की मुलाकात। अहम मुद्दों पर किया विचार विमर्श। नेपाल के 2 दिन के दौरे पर हैं एस जयशंकर। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बताई अयोध्या राम मंदिर की विशेषताएं। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल रूप और पहली मंजिल पर होगा श्री राम दरबार। तो ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले एजेंडे की, और पहला एजेंडा जो है वो ये प्रधानमंत्री का जो दक्षिण भारत का दौरा रहा वो कितना खास रहा, और क्या कुछ उन्होंने स्त्री शक्ति सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण भारत का दौरा रहा बेहद खास। तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में पीएम कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। विकास परियोजनाओं की दी सौगात।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के त्रिशूर में लाखों की तादाद में मौजूद महिलाओं की एक सभा को किया संबोधित। पीएम ने त्रिशूर में स्त्री शक्ति रैली में केरल के विकास में महिलाओं के योगदान की खास तौर पर चर्चा की और पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में माताओं, बहनों और बेटियों के लिए आने वाले हैं अवसर। प्रधानमंत्री ने इस दौरान महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का किया जिक्र। और रैली में पीएम ने इंडी गठबंधन पर भी जमकर साधा निशाना। लेफ्ट और कांग्रेस पर केरल में करप्शन, क्राइम और परिवारवाद को बढ़ावा देने के लगाए आरोप। पीएम ने कहा, जब केरल की नरसंही राख में फंसी थी तो बीजेपी सरकार ही उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर वापस लाई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट और कांग्रेस की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। पीएम ने यह आरोप लगाया। पीएम ने विपक्ष पर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने वाले कानून को वर्षों तक लटकाए रखने का भी आरोप लगाया। तो प्रधानमंत्री ने कल केरल में जो स्त्री शक्ति रैली को संबोधित किया तो खासतौर पर कहा कि नारी शक्ति को सरकार लगातार सशक्त करने का प्रयास कर रही है। आगे आने वाले समय में उन्हें अवसरों की कोई कमी नहीं होगी। जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसमें नारी शक्ति को हम एक सशक्त फोर्स बनाना चाहते हैं। इसलिए आने वाले समय में हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं। अब 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन मिलेंगे क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। अब देश में 2 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई जाएगी। ये कैसे होगा? मोदी युडे गारंटी। पीएम विश्वकर्मा योजना से महिलाओं को पैसे और ट्रेनिंग मिलेगी क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी फुटपाथ पर दुकान लगाने वाली महिलाओं को मदद मिलेगी क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। बेटियों को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। आपको 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता रहेगा क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। आपको सस्ती रसोई गैस मिलती रहेगी क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। पीएम आवास योजना के घर आपके नाम रजिस्टर होते रहेंगे क्योंकि आपके पास है मोदी युडे गारंटी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 सालों में महिलाओं के स्तर में सुधार के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। बीते 10 वर्षों में हमने महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 11 करोड़ परिवार की बहनों को पाइप से पानी दिया। ये क्यों हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने 12 करोड़ परिवार की बहनों के लिए टॉयलेट बनवाया। ये कैसे बने? मोदी युडे गारंटी। हमने 1 रुपए में सुविधा सैनिटरी पैड्स की योजना शुरू की। ये किसे संभव बनाया? मोदी युडे गारंटी। हमने केरला की 60 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 30 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन महिला लाभार्थियों को दिए।
ये कैसे संभव हुआ? मोदी यूडे गारंटी। हमने प्रेगनेंसी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। इसे किसे संभव बना दिया? मोदी यूडे गारंटी। हमने सैनिक स्कूलों में बेटियों की एडमिशन का रास्ता खोला। ये कैसे संभव हुआ? मोदी यूडे गारंटी। मोदी यूडे गारंटी। हमने लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन दिया। ये वायदा कैसे पूरा हुआ? मोदी यूडे गारंटी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल देश मोदी गारंटी की चर्चा कर रहा है, लेकिन नारी शक्ति देश के विकास के लिए सबसे बड़ी गारंटी है। और प्रधानमंत्री ने खास तौर पर विपक्ष पर भी इसमें यह काम लंबे समय तक नहीं करने का आरोप लगाया। आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ, यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। लेफ्ट और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा। लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। आपको याद होगा, जब तक देश में लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें थी, तब तक मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक से परेशान थी। मोदी ने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति देने की गारंटी दी थी और उसे ईमानदारी से पूरा भी करके दिखाया। तो वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दक्षिण भारत का ये साल के शुरुआत का ही जो दौरा रहा, ये बहुत ही खास रहा। कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। तमिलनाडु पहले गए, फिर लक्षद्वीप गए और उसके बाद केरल भी गए। कई कार्यक्रमों में शामिल होने के साथ ही विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री ने इस दौरान दी। और अब बात करते हैं आज की खास चर्चा की। और आज की जो हमारी खास चर्चा है वो इस मुद्दे पर है कि आखिर क्यों ईडी के समन को लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के समन को लगातार कर रहे हैं नजरअंदाज। तो लगातार हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय के समन को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बात कीजिए, तीसरी समन के बाद भी निर्धारित तारीख 3 जनवरी को ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। दरअसल दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए अब ईडी अरविंद केजरीवाल को दे सकती है चौथी बार समन। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। उधर झारखंड के मुख्यमंत्री की बात कीजिए तो हेमंत सोरेन भी ईडी के 7 समन के बावजूद पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। और हेमंत सोरेन से जो प्रवर्तन निदेशालय है वो मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटाले के सिलसिले में पूछताछ करना चाहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जांच में सहयोग करने के बजाय राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच संदीप दीक्षित का एक बड़ा बयान आया है कि ईडी के सामने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पेश हो चुके हैं, तो केजरीवाल क्यों नहीं? ये सवाल कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने पूछा है।
यूपीए सरकार के दौरान आज के पीएम मोदी ने तत्कालीन गुजरात सीएम के तौर पर जांच में पूरा सहयोग किया था। याद कीजिए उस दौर को। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी निर्धारित समय पर एसआईटी के सामने पूछताछ के लिए पेश होते थे। तो सवाल यह है कि विपक्ष के कुछ नेता क्यों नहीं कर रहे हैं कानूनी प्रक्रिया का पालन। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मुद्दे पर कहा कि राजनीति में आने से पहले तो केजरीवाल ईमानदारी की दुहाई देते थे, लेकिन आज उनकी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी बेईमान पार्टी बन गई है। राजनीति में आने से पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई है। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, आज आम आदमी पार्टी के नेता जेलों में पड़े हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी का मकसद तो केवल उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकना है। अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। तीसरा समन था। पहले भी कहा था विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहा हूं, अब कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रहा हूं। बुलाया है ईडी ने, कह रहे हैं बीजेपी बुला रही है। तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अरविंद केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा कि अगर केजरीवाल को लगता है कि उन्हें जबरन दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है तो वो अदालत जाएं। जहां तक टेक्निकलिटी की बात है, तो अगर उनको लगता है कि कोई टेक्निकल इशू है तो वो न्यायालय से जाकर समाधान प्राप्त कर सकते थे, मगर यहां टेक्निकल नहीं, मॉरल इशू है। यहां न्यायिक विषय नहीं है, यहां नैतिक विषय है। और केजरीवाल जी का वहां जाने से बचना यह स्वतः प्रमाणित करता है कि उनको यह पता है कि वो इस जांच की आंच से बच नहीं सकते। और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का वो बयान हम आपको सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्हें बड़े गठबंधन के तौर तरीकों के बारे में पता ही नहीं है। पार्टी के कुछ नेता जेल जाने को तैयार हैं। आप अगर इनोसेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले और ये कहना कि साहब क्यों बुलाया था, ये तो बिल्कुल तर्क की बात नहीं है। राहुल जी भी गए थे ईडी में, सोनिया जी भी गई थी ईडी में, और तमाम नेता गए ईडी में। बहुत चीजों में पता नहीं चला आज तक कि किस लिए उनको बुलाया गया, अभियुक्त के रूप में, गवाह के रूप में। और जब शुरू में तहकीकात होती है, आप लोग देखिए, सब लोग पुलिस की प्रक्रिया जानते हैं। अगर पुलिस को लगता है सही या गलत कि कोई गलत काम हुआ है और उससे संबंधित वो तमाम लोगों से बात करती है, तो वो गवाहों से भी बात करती है, तथाकथित अभियुक्त से भी बात करती है। तो ये तो बात थी कि केजरीवाल के पेश नहीं होने पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आई। अब हम आपको दिखाते हैं कि हेमंत सोरेन जब ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो क्या कुछ प्रतिक्रिया आई। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता महुआ मांझी ने कहा कि भाजपा बेवजह इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। पार्टी ने इसे बहुत हल्के रूप में लिया है। हर स्टेट में वो अपने रास्ते से करती है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अभी जो समन को लेकर, सातवें समन को लेकर जो एक संशय की स्थिति बना के रखी थी और भाजपा वाले डरा के रखे थे, ऐसा कुछ नहीं है। वहीं झारखंड बीजेपी के नेता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि अगर वो निर्दोष हैं तो डर क्यों रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्यों डरे हुए अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। दुनिया की कोई एजेंसी आपको बिना सबूतों के आधार पर नहीं फंसा सकती, और फिर अदालतें तो है ना। तो हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री जी को पता है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, उनके जाने की तिथि नजदीक आ रही है, इसलिए वो व्याकुल हो रहे हैं, उनके पार्टी के नेता व्याकुल हो रहे हैं। और ऐसे भी कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है ना कि उसने अपने किसी सहयोगी दल के मुख्यमंत्री को 5 वर्षों का टर्म आजादी के बाद पूरा नहीं होने दिया। इस बार कैसे हो जाएगा। कांग्रेस के जो जेएमएम के सहयोगी कांग्रेस है, उनके नेता बन्ना गुप्ता ने और झारखंड के मंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं पूरी तरीके से स्वस्थ तरीके से काम करे, मजबूती से काम करे,
और देश का जो संविधान है उसका पालन करे तो ये अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है। लेकिन बायस्ड होकर, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, अपदस्थ करने की साजिश रचकर और पॉलिटिकल एजेंडा, हिडन एजेंडा के तहत यदि कोई कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर जनता इसको देख रही है। तो विपक्ष के नेता ये खुद तय कर रहे हैं कि ये एजेंडा के तहत कार्रवाई हो रही है, इसलिए नहीं जाना है। यही लग रहा है दिल्ली से लेकर झारखंड तक। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास तौर पर आज चर्चा में अनुजा कपूर जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनुजा जी। साथ में हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री जी, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर तनुज खत्री जी। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और आम आदमी पार्टी के समर्थक के तौर पर, और साथ में राम कृपाल सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत सर इस चर्चा में। मैं पहले रवि श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। रवि जी, संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि अगर ईडी के सामने सोनिया गांधी जा सकती हैं, राहुल गांधी जा सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं जा सकते? ये उनका सवाल है। एक तो इसका जवाब दीजिएगा मुझे। और दूसरी बात मैं भी पूछ रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जांच में लगातार सहयोग कर सकते हैं, तो केजरीवाल जी और सोरेन जी को क्यों नहीं करना चाहिए? रवि जी, देखिए, आपने केजरीवाल जी की पीसीबी सुनी होगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने जांच में कभी भी सहयोग करने से इनकार नहीं किया। तो पेश होंगे तभी तो जांच होगी। नहीं, वो तो जांच तो बहुत तरीकों से हो सकती है। ईडी क्वेश्चनेयर भी भेज सकती है, सवाल भेज सकती है, जवाब ले सकती है, अगर पूछताछ ही करनी है तो। मगर अगर कोई पूर्वाग्रह है, कोई एजेंडा है जिसके तहत ईडी को काम करना है, तो उनका स्पष्ट बयान है कि जिस तरह से पॉलिटिकली एक देश की तीसरे नंबर की पार्टी है और मजबूत पार्टी है और उसे लोकसभा के अंदर अपनी और जगह बनानी है, उसके लिए प्रचार करना है, तो इस समय पे ऐसा करना जो है वो गलत है और एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, खुला पॉलिटिकल वेंडेटा है। क्योंकि एक और चीज उन्होंने स्पष्ट सामने भी बता दी जी, अभी तक बीजेपी के अंदर कोई भी ईडी की रेड नहीं हुई, बीजेपी में कोई भी पकड़ा नहीं गया, और जो पकड़े गए उनको सीधे कह दिया गया कि आप इधर आ जाइए, भाजपा में शामिल हो जाइए, और वरना जेल चले जाइए। तो जितने भी नेता हैं वो सब बीजेपी में वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, साफ हो रहे हैं। ठीक है, 70,000 आपके इशारों पर जरूर अपराधी थे, आज उनके पास, आज उन पर कोई केस नहीं है। ठीक है, नारायण राणे हो, बीजेपी की प्रवक्ता जुड़ी हैं, शुभेंदु अधिकारी हो, एक नाम नहीं है, दर्जनों नाम है। तो वहां पे सब पाक साफ है, मगर जितना विपक्ष है, ठीक है, सारा का सारा आपने जो आरोप की ये धारा मोड़ी है ना बीजेपी की तरफ, तो अनुजा जी से तो मैं जवाब लूंगा ही, लेकिन पहले डॉक्टर तनुज खत्री, कांग्रेस आपकी सहयोगी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर ईडी के सामने सोनिया गांधी, राहुल गांधी जा सकते हैं, तो बाकी लोग क्यों नहीं जा सकते? यही सवाल आपसे भी कि आखिर हेमंत सोरेन जी को पेश होने में क्या दिक्कत है? ईडी के सामने 7 समन जा चुके हैं, अभी तक वो लगातार पेश नहीं हुए हैं। सबसे पहले तो आप सबको मालूम है कि पिछले वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी ईडी कार्यालय गए थे और 9 घंटे तक वहां उनसे पूछताछ हुई। उन्होंने ईडी के सभी सवालों का जवाब देने का काम किया, एक अच्छे वातावरण में, एक अच्छे माहौल में, और देर रात 10 बजे वो वहां से लौटे, और ईडी ने बकायदा उनका सभी बयान को दर्ज करने का भी काम किया। ठीक। और उसके बाद लगातार बेवजह जब कोई एक बार एग्जाम दे चुका है एक विषय का, तो आप बार बार उसी विषय के लिए आप उसको क्यों क्वेश्चन करने के लिए बुला रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में? जांच प्रक्रिया में इस तरह की चीजें होती है ना डॉक्टर खत्री जी, कि आगे की जांच के लिए और पूछताछ की जरूरत महसूस होती है। ठीक है, मैं उस पर भी आ रहा हूं। उसके लिए जो पत्र के माध्यम से जब एजेंसियों ने पूछने का काम किया, उसको पत्र के माध्यम से जवाब देने का काम किया। अब लेकिन इसके पर्दे के पीछे की राजनीति हो रही है। इसको इस्तेमाल करने का काम किया जा रहा है। अच्छा। ईडी छगन
ईडी जब केस करती है छगन भुजबल पर तो वो वापस ले लिया जाता है। जब हेमंता विश्व शर्मा पर कार्रवाई होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। आपका भी आरोप रवि जी के लाइन पर है। ठीक है, ठीक है, आपका भी आरोप रवि जी के लाइन पर आ गया है। आप दोनों के आरोप पर अनुजा जी का जवाब, फिर मैं रामकृपाल सर से जुड़ूंगा। अनुजा जी, आपने तो देखा ही दोनों प्रवक्ता जो हैं, प्रवक्ता रवि श्रीवास्तव जी तो खैर औपचारिक तौर पर राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन दोनों ने आपकी तरफ इस धारा को मोड़ा है कि देखिए भाई, ईडी की कार्रवाई में इनको राजनीति इसलिए दिखती है क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनके नेताओं के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती। तो आप पहले इस पर जवाब दे दीजिए, फिर आगे की चर्चा हम करेंगे। आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, और जय श्री राम। जी जी, जय जय श्री राम। आज के जो मुद्दा है, जो बहुत आसानी से डिरेल करने की आदत जिस तरीके से विपक्ष की पार्टियों का ये खेल हमेशा से चलता आया है, हाँ। चोर मचाए शोर। हाँ। मैंने तो ईडीएम लिखा नहीं है, इन्हीं लोगों का ईडीएम है, चोर मचाए शोर। अब आप बार बार भाजपा के ऊपर जिस तरीके की उंगली को ये उठाते रहते हैं, अब इन्हें ये समझ में मुझे नहीं आता कि इनके बनाए हुए लोग जो इतने टाइम से इन्हीं के पार्टी में करप्ट लोग जिनका नाम ये लेते रहते हैं, और कई बार तो अजीत पवार जी का भी नाम ले लेते हैं, ये एलओपी रहे हैं, तब वो करप्ट नहीं थे जब उनको इन्होंने पद दिया था इस विपक्ष के अंदर और एमवीए के अंदर, तब वो करप्ट नहीं थे। से वो हमारे पास इधर में आए हैं और उन्होंने यहाँ पर एक संगठित माहौल बनाया है, साथ में पार्टी में काम कर रहे हैं, तो अचानक से ये करप्ट हो गए। आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि भाजपा ने कभी भी कोई एफिडेविट लगाया हो, मेरी नजर में नहीं है, एज लॉयर ऑल्सो कभी ऐसा नहीं रहा कि भाजपा ने कभी एफिडेविट लगाया और एक्विटल केस डाला हो या डिस्पोज ऑफ के लिए केस डाला हो या ये कहीं पर भी खनन करा हो कि ईडी और सीबीआई की रेड जहां पर भी हुई हो और ये कहा गया हो कि जो लोग ये लोग कहते हैं कि हमारी पार्टी में वॉशिंग मशीन की तरह आ गए, उनके खिलाफ कभी ईडी ने और सीबीआई में या कोर्ट के अंदर कभी भी भाजपा का कोई भी एफिडेविट बाय द एडवोकेट गया और ये कहा हो कि इन लोगों को आप छोड़ दीजिए भाई साहब, ये हमारे लोग हैं। ठीक है, कहता है कि मैं एविडेंस के तौर पे बात करता हूं, ठीक है, आपका जवाब आ गया होगा। हाँ, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं और पहले जरा रामकृपाल सर से मुझे जुड़ने दीजिए। रामकृपाल सर, आपसे मैं जो चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, तो संदीप दीक्षित का जो बयान है वो आपने सुना ही होगा। केजरीवाल जी कह रहे हैं ईडी की जगह मुझे बीजेपी बुला रही है, और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि देखो एकदम लोकसभा चुनाव का प्रचार करना इसी समय भेज दिया, जबकि ये तो 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था पहला समन तो उसी दौरान गया था और उन्होंने कहा था कि विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रहा हूं इसलिए नहीं आ पाऊंगा। तो ये जो सवाल हम उठा रहे हैं कि क्या इस तरह से देश चलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे सर, तो हमने देखा है कैसे वो पूरा दिन पूछताछ के लिए उपलब्ध होते थे। बच्चन जी, देखिए, बेसिक सवाल तो ये है कि ईडी नामक संस्था जो है वो भारतीय संविधान के तहत जी ही काम करती है जी, और जो लोग आज सत्ता में हैं या कल सत्ता में रहे, विधायिका ही कानून बनाती है ना, तो संविधान बनाने वालों ने बनाई और ये व्यवस्था 70 सालों से लगातार चल रही है, जो भी सरकार होती है। देखिए, कोई सरकार रहेगी तो ही ईडी रहेगी ना, ऐसा तो है नहीं। सवाल इस बात का है कि अगर ईडी संस्था गड़बड़ कुछ कर रही है तो उसके लिए तो अदालत है, आप अदालत से शिकायत कर सकते हैं हर चीज के लिए। अडानी के मामले पर आप अदालत चले गए, किसी के मामले पर आप अदालत जाते हैं, राफेल के मामले पर आप अदालत गए। तो अगर कोई ऐसी चीज आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई पार्टी है, कोई सबूत है, तो आप अदालत में दे दीजिए, हमेशा के लिए ईडी पर कार्रवाई हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट सक्षम है। अगर ठीक है ईडी कोई गलत ढंग से गैर कानूनी काम कर रही है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। मेरा ये कहना है कि जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी का मतलब ही था कि सामान्य जन की पार्टी जी। तो अब आप ये बताइए कि इस देश में ईडी अगर आम आदमी पार्टी से के लोगों से भी नहीं बात कर सकती है तो इस देश की 140 करोड़ जनता में
हाँ। वो किसके पास जाए? रवि श्रीवास्तव जी मुस्कुरा रहे हैं, देंगे जवाब। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ। दूसरी बात है, ये तो कुछ सवाल जवाब की बात है, वो तो किसी को भी बुलाया जा सकता है। हाँ। मैं आपको बताऊं, मैं लखनऊ का संपादक था जी। मुझको बाबरी विध्वंस में सीबीआई वालों ने मेरा अखबार लगा दिया जी, और वहां से आया कि आप गवाही के लिए रायबरेली आइए जी। मैं बरेली, मुझे जाना पड़ा। बिल्कुल, जाहिर सी बात, प्रक्रिया है, उसका सम्मान करना होगा। हाँ हाँ, आप संपादक थे, आप गवाह हैं जी। तो मैं भी समझता हूँ कि भारत की कोई भी संस्था ठीक है, जो कानूनी ढंग से काम करती है, अगर वो किसी को बुलाती है, ठीक है, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, भी आप उसको पॉलिटिकल रंग दे लें, लेकिन प्रक्रिया का सम्मान होना चाहिए। मैं लौटता हूं आपके पास, आप सभी के पास लौटूंगा, जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल मैं एक ब्रेक ले रहा हूं और ब्रेक के बाद फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप सभी बने रहिएगा। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। तो स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ पर इस वक्त, और हम चर्चा कर रहे हैं आज कि क्यों विपक्ष के नेता और खासतौर पर इन दिनों अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन ईडी के सामने जांच के लिए पेश नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं कानूनी प्रक्रिया का सम्मान कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे चारों प्रवक्ता, चारों जो खास विशेषज्ञ हैं वो जुड़े हुए हैं, और मैं अब रुख करता हूं रवि श्रीवास्तव जी का। रवि जी, एक तो जो आपने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी पर आपने जो आरोप लगाए वो अनुजा जी ने जवाब दिया, लेकिन इसमें दो एंगल है रवि जी। एक बात रामकृपाल सर जो कह रहे हैं उसमें दम है कि अगर आपको किसी चीज को लेकर के आपत्ति है तो आप अदालती लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं, ये बड़ा सवाल है। और मैं इसमें एक बात जोड़ता हूं, आप कहेंगे कि भाई इस समय सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जिस समय यूपीए थी सत्ता में, आपने देखा, सुब्रमण्यम स्वामी का नाम ले रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी ने उस समय किस तरह की अदालती लड़ाई लड़ी थी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर किसी चीज पर आपत्ति है, ईडी को लेकर आपत्ति हो या किसी और चीज को लेकर आपत्ति हो, तो अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते हैं आप लोग? देखिए, ये जो ईडी के पास जो ये पीएमएलए का कानून है, इसमें जो हाल में संशोधन किया गया 2018 में, उसके बाद से ये कानून बहुत सख्त हो गया है और इसमें टेक्निकलिटीज हैं। टेक्निकलिटीज ये है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है या जिस व्यक्ति से पूछताछ होती है उसको अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी पड़ती है। जैसा मेरे मित्र दूसरी पार्टी के बता रहे थे कि हेमंत सोरेन जी भी एजेंसी से अच्छा, यहाँ पर एक चीज छोटी सी बात जोड़ देता हूं, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये भी यूपीए सरकार के दौरान ही हुआ है, ये प्रावधान ईडी को लेकर के, है ना। देखिए, वो एक प्रावधान करना और उसका इस्तेमाल करना, वो दो अलग। ठीक है, अब आप बात पूरी कीजिए। ठीक है, अभी एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो मित्र कह रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल पर ईडी सीबीआई की रेड भी हुई और अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सामने 7-8 महीने पहले 2 बार हाजिर भी हुए। अच्छी बात है, सवालों के जवाब भी दिए, हर चीज का पालन किया उन्होंने। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो एक मित्र अभी भाजपा की बता रही थी कि हमने कहीं कोई एफिडेविट नहीं दिया या ऐसा कुछ नहीं किया, तो एक उन्हें उदाहरण के लिए बोल देता हूं कि छगन भुजबल का केस, जब ईडी का केस कोर्ट में आया मुंबई के अंदर, तो ईडी ने कहा कि हमारे पास शिकायत ही नहीं है। मतलब समझिए कि इतना लंबा ट्रायल चल गया, इतने गवाह आ गए, इतने आरोप हो गए, सब हो गया, उसके बाद ईडी ने कहा कि हमारे पास शिकायत ही नहीं है। तो मेरा सवाल जो है वो ईडी की कॉम्पिटेंस पर है। इस संस्था की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। इसका इस्तेमाल भाजपा सिर्फ विपक्षी नेताओं को जेल में डाल करके उनको जनता से दूर करने का काम। इसमें इस बात का जवाब मुझे नहीं मिल पाया, इसमें इस बात का जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर इसी चीज को लेकर के आप अदालत क्यों नहीं चले जाते हैं, यही हम जानना चाहते हैं। सर, मैं भी कह रहा हूं ना कि आज टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं ना, टेक्निकलिटी है। जो बीजेपी है, जो
ईडी है, संस्था है, वो टेक्निकली जो उसके पास और प्रोविजंस मौजूद है उनका इस्तेमाल करे। मैं नाम नहीं लूंगा क्या क्या प्रोविजंस है, मुझे सारे प्रोविजंस मालूम है। कम से कम 3 प्रोविजंस है उनके पास में, वो एक्ट करे उनके ऊपर। लेकिन वो इस तरह से लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खुले हुए हैं। डॉक्टर तनुज खत्री, आपने बात कही कि भाई एक बार पेश हो गए थे ईडी के सामने, अब चाहे वो 7 संबंध हैं या 17 संबंध हैं, अब पेश होने की क्या जरूरत है, अगर आपके तर्क को मैं आगे बढ़ाऊं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जांच की प्रक्रिया है, अगर आपको उस जांच की प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति भी है, तो वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि अदालत का दरवाजा आप क्यों नहीं खटखटाते? नीचे से लेकर ऊपर तक की अदालतें हैं, आप वहां जाएं, आप वहां गए भी हैं, अगर वहां से आपको राहत मिलती है तो बड़ी अच्छी बात है, आप अपने पॉइंट को वहां रखिए और समझाइए, और राहत पा सकते हैं तो राहत पाइए, नहीं तो कम से कम जांच प्रक्रिया में सहयोग होनी चाहिए। डॉक्टर खत्री, इसमें क्या आपत्तिजनक है? नहीं, देखिए वही हम कह रहे हैं ना कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो चौकीदार बनने की बात करती है वो दूसरों को चोर साबित कर रही है, चोर बोल रही है, तो आप जजमेंट दे रहे हैं। अरे देश का पैसा आप बाहर लुटा दिया, लंदन पहुंचा दिया विजय माल्या को, छगन भुजबल पर बोलते नहीं कुछ निकलता है, अजीत पवार पर कुछ निकलता नहीं है, हेमंता बिश्व शर्मा पर कुछ बोलने नहीं आता है, और अब आप वैसे लोगों को परेशान कर रहे हैं जो आने वाले चुनाव में आपसे अकेले लोहा लेने के लिए तैयार है, जिनका अकेला अपनी पार्टी का जनाधार है। अब झारखंड के अंदर में चुनाव होंगे ना, लोकसभा के भी होंगे और विधानसभा की होंगे, इसी वर्ष होंगे। 5 राज्यों में भी हाल में चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में भी चुनाव हुए हाल में। मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। हम रीजनल पार्टी, हम झारखंड की बात कर रहे हैं। तो आप प्रताड़ित करने के लिए, बार बार तंग करने के लिए, और हम तो खुले तौर पर बोल रहे हैं कि जो लोग इनके साथ नहीं जाते हैं उसको परेशान करने के लिए ये करते हैं। तो इतनी देखिए, एक संस्था पर कोई सवाल नहीं होता है, लेकिन संस्था को जो ऑपरेट कर रहा है वो उसको गलत तरीके से ऑपरेशन कर रहा है, उसका उस पर सवाल है। आप जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज सच में देश के अंदर में, ठीक आपने बात कही कि कोर्ट जाने की जरूरत है, अब ईडी ही सुप्रीम कोर्ट बन गया है, भारतीय जनता पार्टी ही कोर्ट बन गई है, ये जजमेंट देते फिर रहे हैं कि कौन चोर है और कौन सिपाही है। वो तो लोग तय करेंगे ना, वो तो देश की अदालत तय करेगी ना। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अदालत जाइए, वहां पर तय करवाइए। नहीं, अब तो इसमें कलेक्टिवली चीजों को देखिए, जब एक किसी संस्था के पर ही सवाल उठ जाए, लगातार उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे, तो आने वाले समय में हमको, उस संस्था से ऊपर अपना सुप्रीम कोर्ट तो है ना डॉक्टर खत्री, उस संस्था से ऊपर अपना सुप्रीम कोर्ट तो है, वहां तक जा सकते हैं, वहां तक दरवाजा खटखटा सकते हैं, और अगर वो संस्था कुछ गलत कर रही है आपके मुताबिक तो उसके खिलाफ आप वहां पर तर्क रख सकते हैं। नहीं, हमने समय समय पर उसका दरवाजा खटखटाया भी है। ठीक है, आपको याद होगा कि हम पिछले दिनों खनन लीज के घोटाले को लेकर के आप ही के चैनल पर चर्चा कर रहे थे। जी, मुझे याद है मुझे। तो उसको झारखंड की हाईकोर्ट ने खारिज करने का काम किया, हेमंत सोरेन जी पर जो केस था, ठीक है, जिसके लिए लिफाफा आया, आपको याद होगा कि लिफाफा दिल्ली से चला, वो खुला नहीं झारखंड। ठीक इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला और जमीन घोटाला वाला जो मामला है, उसमें भी आपको जाना चाहिए, और अगर राहत मिलती है तो उसको हासिल करना चाहिए। मैं लौटता हूं आपके पास। अनुजा जी, आपने देखा दोनों लोगों का ये बार बार यही कहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी, देखिए ईडी जो है उसका या केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए हम लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनका यही कहना है, उनके तर्क यही है। देखिए, मुझे इसी बात का बहुत दुख है। आपके सामने ईओडब्ल्यू भी है, वो इसी के गठन इसकी वजह से ही है कि अगर आपको लगता है कि ईडी, सीबीआई और ये अपना काम दुरुस्त नहीं कर रहे, तो आप जाके वहां पे बात कर सकते हैं, उनकी शिकायत वहां लगा सकते हैं। पर मुझे जहां तक लगता है कि ये वो लोग हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता खेलने आए हैं, देश हित में बात नहीं करते। इन सब का बहुत बड़ा चलन था, ये कहते थे कि काला धन लेकर आओ। अब जब भाजपा काला धन लेकर आ रही है तो इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। आप डिमोनेटाइजेशन के ऊपर बात शुरू कर देंगे, 2000 के ऊपर बात कर देंगे, इनकी सारा खर्चा पानी बंद कर दिया है। तो जब इनका सारा खर्चा पानी बंद हो गया है तो इसके लिए ये बहुत बड़ा इशू इनके सामने आ गया है। तो इनको ये लगता है कि अब हमारा खाना पानी बंद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जीरो करप्शन के ऊपर खड़े, टॉलरेंस टुवर्ड्स द करप्शन। तो मुझे ऐसा फील है कि ये लोगों को जो एक
प्रॉब्लम सामने आ रही है वो यही है कि हम आगे इलेक्शन कैसे करेंगे, हमारा पैसा निकालते जा रहे हैं। अब आप बताइए कितनी बड़ी बात है, कांग्रेस दूसरों को कहता था कांग्रेस के पास अलमारियां देखिए आप, इतना पैसा 2000 अभी तो बंद कर दिया सर, के नोट ले लेकर बैठ गए। आप देखिए कि इनका करप्शन लेवल देखिए कि तो डीबीटी हम लोगों ने चालू कर दी सर, यूपीआई कर दी, तो आज कितनी जगहों पर आप पीएफआई का फंड का देखिए वहां पर हमने बंद कर दिया हम लोगों ने, और जम्मू कश्मीर के अंदर हमने वहां पे रोक लगा दी। तो आप देखिए कि जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशंस का इशू, जहां से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर, ये तो उनके साथ भी खड़े हैं सर, ये तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो आज ये पैसा इनको क्यों चाहिए? इनको पैसा चाहिए उन जगहों पर, और सर पैसा होने के बावजूद भी इन्होंने क्या कर लिया आप मुझे बताइए। आज ये बात करते हैं सर एमपी में हम लोग वापिस हैं, सर झारखंड की बात ये कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम हैं, राजस्थान में हम हैं, कांग्रेस तो इन्हीं की थी ना सर, आम आदमी पार्टी। अरे ये कहते हैं अरे आप विधानसभा तो संभाल लेते हैं। वो हमने कहा कि भाई अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, लेकिन डॉक्टर तनुज खत्री कुछ काउंटर करना चाहते हैं, कर लीजिए छोटा सा काउंटर। मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं कि ये काला धन की बात कर रहे हैं ये लोग। स्विस बैंक का जो पैसा था कांग्रेस के समय में ही, वो 2 गुना 4 गुना बढ़ चुका है, कहां से बढ़ा? ठीक है, कितना वापिस आया है? ये भी तो क्यों नहीं लेकर के आए? ठीक है, चलिए ठीक है, 1 लाख करोड़ पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, हम आज की चर्चा पर लौट रहा हूँ। और रवि जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद रामकृपाल सर के पास आऊंगा। रवि जी कहिए। ये ब्लैक मनी पकड़ने वाले जो भाजपाई मित्र हैं वो भी बता रहे थे कि वो इन्होंने सबके रास्ते बंद कर दिए। इनके एक मित्र महेश शाह थे जिन्होंने डिमोनेटाइजेशन के बाद 13,760 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव बैंक्स का एक्सचेंज किया डिमोनेटाइजेशन के बाद में। मेरा यही कहना है कि अगर सबूत है तो पेश कर दीजिए अदालत जाकर के, मैं यही कहूंगा। मैं वही कह रहा हूँ, मेरा बार उसी पर जोर है। ठीक है, रामकृपाल सर से मुझे जाने दीजिए, मुझे रामकृपाल सर के पास जाने दीजिए। रामकृपाल सर, आपने देखा कि आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने दोनों लोगों से पूछा कि क्यों नहीं अदालत का सहारा लेते हैं, क्यों नहीं जाते हैं अदालत। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस मामले पर पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर जवाब नहीं मिला कि भाई अदालत क्यों नहीं जाते, जब सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खुला हुआ है, अगर आपके आरोप में कहीं दम है तो। एक हमारे मित्र ने एक बात उठाई थी कि ईडी पर सवाल उठाए जाते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि ईडी पर सवाल कौन उठा रहा है? जनता उठा रही है, अदालत ने उठाया है ईडी पर सवाल, या आरोपी नेता उठा रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ किसने ईडी पर कौन सवाल उठा रहा है? और ईडी पर अगर कोई सवाल है तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये सब संविधान के तहत आते हैं, इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, कुछ भी आप बदल सकते हैं। तो सवाल उठाने वाले कौन है? जाहिर सी बात है कि जो पीड़ित होगा वही सवाल उठाएगा जी। और पीड़ित के लिए सवाल इस बात का है, ईडी तो एक जांच एजेंसी है, ईडी किसी को सजा थोड़ी देती है, ईडी फैसला थोड़ी सुनाती है। अरे ईडी तो आपसे जो बातचीत होगी उसके आधार पर चार्जशीट तैयार करेगी। आप दोषी हैं या निर्दोष हैं ये फैसला तो अदालत करेगी। तो सवाल इस बात का है कि जांच एजेंसी से आप करते हैं, चिट्ठी में क्या लिखा होगा इसका पता तो अदालत बताएगी ना। ठीक है, पहुंचेगी तो अदालत। केजरीवाल जी और हेमंत ये सोरेन दोषी हैं या निर्दोष हैं ये फैसला तो अदालत करेगी। बिल्कुल, यही हमारा भी कहना है, यही हमारा भी कहना है। बिल्कुल ठीक है। रवि जी कुछ छोटा सा काउंटर करना चाह रहे थे? छोटा कमेंट करना चाहता हूँ। मान्यवर, जो आप बता रहे थे ना कि कानून के दरवाजे खुले हुए हैं, ये बात सबको मालूम है और लोग कानून की शरण में जाते भी हैं। कहना ये है मुझे सिर्फ कि यहाँ पर प्रक्रिया ही सजा है। आज 21 महीने हो चुके हैं सत्येंद्र जैन को, 12 महीने हो चुके हैं मनीष सिसोदिया को। अच्छा, और बेल का जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट तक गया है, जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट तक गया है और जमानत नहीं मिल रही है। ये भी देख लीजिए आप, है ना, जमानत का केस सर्वोच्च अदालत तक गया
है ना, लेकिन फिर भी जमानत नहीं मिल रही है, इसलिए ये बात आपके फेवर में नहीं जा रही है, क्योंकि जमानत सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल रवि जी जुड़ने के लिए, डॉक्टर तनुज खत्री जी जुड़ने के लिए, अनुजा जी और राम कृपाल सर जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने वाला मामला खटाई में पड़ गया है क्या? करेंगे इस पर बात, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप डीडी न्यूज पर इस वक्त देख रहे हैं। अब बात हम करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इंडी गठबंधन के बीच, और खास तौर पर JDU और इंडी गठबंधन के बीच। तो बिहार के सीएम नीतीश की इंडी गठबंधन से नाराजगी के बीच JDU ने अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार की एक तरफा घोषणा कर दी। तो ये जो बात हो रही है कि जब अभी सीट शेयरिंग सुलझा नहीं है तो JDU ने कैसे ये घोषणा कर दी अपने उम्मीदवार की? अभी तो इस पर तय होना है। JDU महासचिव अफाक अहमद ने कहा कि ये घोषणा तो पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देश पर ही की जा रही है। और इस बीच हुआ क्या है? 3 जनवरी को इंडी गठबंधन की ऑनलाइन बैठक होने वाली थी, जिसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा थी, लेकिन यह बैठक हुई नहीं। इस बैठक को विपक्षी गठबंधन के द्वारा टाल दिया गया, और जिसकी वजह से कई अटकलें तेज हैं कि क्यों टाला गया। चर्चा तो यह है कि ममता बनर्जी गठबंधन के संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। याद कीजिए, इससे पहले दिल्ली में हुई बैठक में ममता बनर्जी ने ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम PM उम्मीदवार के तौर पर आगे बढ़ाया था। इसके बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बिना ही रवाना हो गए थे, और बाद में फिर राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को फोन किया था, और अब उसके बाद चर्चा थी कि नीतीश कुमार को संयोजक पद दिया जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी इंडी गठबंधन में नीतीश की भूमिका को लेकर सहमति नहीं बन पाई, और इसीलिए इस बैठक को टाला गया। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता कुमार आलोक के पास, जो इस पर हमें और ज्यादा जानकारी देंगे कि क्या कुछ चल रहा है। आलोक, एक तरफा अरुणाचल के लिए सीट की घोषणा कर दी, दूसरी तरफ 3 तारीख की ऑनलाइन बैठक हुई नहीं, जिसमें चर्चा थी कि उनको संयोजक बनाया जा सकता है नीतीश कुमार को। लेकिन ऐसा लगता है, और चर्चा भी है, कि क्या ममता बनर्जी ने पेच फंसा दिया है क्या इस मंसूबे में? पहले तो लालचंद जी हम चलते हैं अरुणाचल चलते हैं पहले, और वहाँ का जो इंटरेस्टिंग फैसला लिया है नीतीश कुमार ने, क्योंकि जिस सीट पे उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को उम्मीदवार बनाया है, वहाँ पर किसी से कोई उन्होंने किसी से बात नहीं की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो अन्य कोई भी विपक्षी दल हो, कोई बातचीत नहीं हुई। और दूसरा, उन्होंने अपना उम्मीदवार उतार दिया वहाँ से। ये वही सीट है जहाँ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक दूसरा इंटरेस्टिंग चीज और है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ वहाँ विधानसभा चुनाव भी होंगे। तो वहां पर कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, और जिस सीट पे
किरण रिजिजू जीतते रहे हैं, उस सीट पर जो सेकंड पोजीशन पे है या जो रनर अप रही है वो कांग्रेस रही है। तो यहाँ पर नीतीश कुमार ने एक और प्रेशर टैक्टिक्स खासकर कांग्रेस पर यह डाला है कि जिस तरीके से वो संयोजक बनाने में टाल बटोल कर रही है, जिस तरीके से जो एक जो ऑनलाइन बैठक होने वाली थी कल, वो भी टल गई। और कांग्रेस की ओर से यह हवाला दिया जा रहा है कि चूंकि कांग्रेस अपने सांगठनिक कार्य में व्यस्त है, इसलिए जो सीट शेयरिंग पर जो 31 दिसंबर तक फैसला होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि सीतामढ़ी जो लोकसभा सीट है वहां से अभी से ही कैंडिडेट उतार दिया है जदयू ने, और जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं वो वहां जाकर कंपेनिंग भी कर रहे हैं। तो यहां भी कांग्रेस से राय ली गई। अब कहा जाता है कि लालू प्रसाद ने इसकी अनुमति दे दी है, यानी कि लालू प्रसाद ने जब अनुमति दे दी है तो कांग्रेस भी वहां गठबंधन का सदस्य है, तो कांग्रेस से राय लेने की कोई जरूरत नहीं महसूस की गई। तीसरा चीज आप देखें कि ममता बनर्जी के खिलाफ कल किस तरीके से अधीर रंजन चौधरी ने जबरदस्त आरोप लगाए हैं कि वो, क्योंकि ममता बनर्जी वहां पर कह रही है कि हम 2 सीटें आपको देंगे या ज्यादा से ज्यादा 4 सीटें देंगे आपको, और उसी में आपको लेफ्ट को भी एडजस्ट करना होगा क्योंकि लेफ्ट को हम अलग से सीट नहीं देंगे। अधीर रंजन चौधरी का जो बयान आया है, साफ कहा है अधीर रंजन चौधरी की मुझे ममता, हम लोग कांग्रेस को ममता की भीख की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पर लड़ने के लिए तैयार हैं। तो एक तरह से आप देखें कि जैसे तीसरा मोर्चा हुआ करता था कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में, तो वो बनने से पहले ही बिखर जाता था। जी लालचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया लोग जुड़ने के लिए और यह विश्लेषण करने के लिए। और अब बारी आ गई है एक और बड़ी रिपोर्ट की, और ये रिपोर्ट जो है ये कर्नाटक से है। और कर्नाटक से ये क्या रिपोर्ट है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार द्वारा एक राम भक्त की गिरफ्तारी के बाद राज्य में राजनीति गर्मा गई है। दरअसल हुबली जिले में पुलिस ने श्रीकांत पुजारी नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 31 साल पुराना मामला, और 31 साल पुराने मामले में कर्नाटक पुलिस ने श्रीकांत पुजारी की यह गिरफ्तारी की है। तो गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा ने सिद्धारमैया सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा का आरोप है कि सिद्धारमैया सरकार जानबूझकर राम भक्तों को परेशान कर रही है। भाजपा नेता सीटी रवि ने श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी के खिलाफ शहर पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। एक तरफ पूरे देश में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी, तो दूसरी तरफ कर्नाटक में यह मामला आ गया है। सवाल है कि 31 साल पुराने मामले में कार्रवाई करने के लिए सिद्धारमैया सरकार ने यही समय क्यों चुना? अगर श्रीकांत पुजारी के खिलाफ कोई मामला बनता भी है तो इसी समय कार्रवाई क्यों? यह बड़ा सवाल है। राजेश राज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। वही सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, राजेश, कि एक राम भक्त पर इस समय कार्रवाई क्यों? अगर कोई कार्रवाई बनती भी थी तो दूसरे समय, पहले बाद में कभी भी कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन इसी समय कार्रवाई क्यों? राजेश, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सीटी रवि, उन्होंने इस मामले को गंभीरता से उठाया है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरने को भी उतारू है इस मुद्दे को लेकर कि वाकई 31 साल पुराने मामले में इस वक्त को ही क्यों चुना गया। जो पॉलिटिकल पंडित हैं या जो फिर सियासत में भरोसा रखने वाले लोग हैं, इस बात को जोर शोर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने पहले भी लालचंद जी देखा होगा कि चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, चाहे अन्य जो रीजनल पार्टियां हैं, वो राम मंदिर के नाम पर जो सियासत करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, उसमें सिद्धारमैया सरकार की जो ये कार्रवाई है उसको इस कड़ी के रूप में भी हम देख सकते हैं। और शायद यही वजह है कि तमाम जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं या फिर जो सियासत करने वाले लोग हैं, इस मामले की गूंज जो है कहीं ना कहीं कर्नाटका से बाहर निकलता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है। और ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और हमने पिछले दिनों जो सैयद शाहनवाज हुसैन राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे जब हमने बातचीत की थी, उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने भी ये सवाल खड़े किए थे कि देश में राम का भव्य मंदिर बन रहा है और राम के भव्य मंदिर की आड़ में जब हम तमाम लोगों को न्योता भेज रहे हैं, जब निमंत्रण तमाम लोगों को भेजा जा रहा है, किसी को छोड़ने की बात नहीं की जा रही है, फिर कोई मस्जिद
को बचाने की अपील कर रहा है, तो कोई राम मंदिर के नाम पर सियासत कर रहा है, यानी कि गैर जरूरी बयान दिए जा रहे हैं। सवाल खड़ा कर रहा है कि ऐसे वक्त में इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो कहीं ना कहीं सियासत को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस खबर पर जोड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही।